इसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन करना। जो पाठ का नाम है आपके पाठ 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक। सबसे पहले इसके शीर्षक पे आते हैं। इसके शीर्षक पे जब हम चर्चा करते हैं तो पहला जो शब्द देखते हैं उस पहले शब्द का की जो संज्ञा है उसका नाम है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। दूसरा जो शब्द है खाद्य संग्रह से भोजन तक। खाद्य संग्रह ऐसी वस्तुएं जो खाने के उपयोग में आती हैं और इसके संग्रह मतलब इकट्ठा करने, शिकार करने उसका और उसके भोजन। सबसे पहले जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इस चर्चा में सबसे पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि आखिर में जो मनुष्य आरंभिक मानव था, सबसे पहला जो टॉपिक है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? कोई आपने प्रश्न किया कि जो आरंभिक मानव थे वह इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जब जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक मानव या आरंभिक मानव। उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि वह अपने भोजन के लिए इधर उधर विचरण करते रहते थे। क्योंकि कहीं पर भी जो रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्स कुछ समय के लिए ही निहित होते हैं, वह हमेशा उनके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इसलिए वह क्या करते थे? इधर उधर जाकर के अपने भोजन के संग्रह के लिए आखेट किया करते थे। आखेटक या संग्राहक के नाम से हम उनको जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, यानी भोजन करने की विधि, भोजन करने की विधि भोजन करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी वह एक प्रकार का क्या था? तरीका था जिसके द्वारा वो अपने भोजन का संग्रह करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार। हमने आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब होता है शिकार करना। तो इसलिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते थे। मछलियां हैं, चिड़िया हैं, इनको पकड़ते थे और उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते थे। आखेट जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे। विचरण क्यों करते थे? इस पे हमने चर्चा जो हम करते हैं तो ये हमको ध्यान में आता है कि जो आरंभिक मानव थे, जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, वह एक स्थान पर रहते थे और जब वहां के संसाधन उनके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होते थे या भोजन जो संसाधन थे वो समाप्त हो जाते थे, इसलिए वह दूसरी जगह का चयन करते थे जहां पर उनके भोजन की उपलब्धता हो पाए। पहला कारण ये था कि अगर एक जगह पे की हमने चर्चा की अगर ज्यादा दिनों तक रहेंगे वहां पर संसाधन क्या होगा? खत्म हो जाएगा और आसपास के फलों पौधों और जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देंगे। इसलिए वो इसकी तलाश में दूसरी जगह जाते रहते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। इस प्रकार दूसरा कारण भी हम स्पष्ट कर सके कि क्यों वह दूसरी जगह पर जाते थे।
अब आते हैं हम तीसरे कारण पर चर्चा करते हैं कि जो आरंभिक मानव थे, जो आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक लोग थे, वह क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फूल या फल अलग अलग मौसम में लगते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के फल विभिन्न मौसमों में, विभिन्न प्रकार की सब्जियां विभिन्न समय में उगती हैं। इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार या उपयुक्त मौसम के हिसाब से वह दूसरे इलाकों में जाते रहते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी का या पेड़ पौधों का होना असंभव है या जीवित रहना असंभव है। पानी झीलों तथा झरनों में, नदियों में ही मिलता है, पीने के योग्य पानी। बाकी पानी, खारे पानी तो बहुत सारे हैं, लेकिन पीने के योग्य पानी हमको नदियों, झीलों और तालाबों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है और कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं कोई आर्किटेक्ट समुदाय है और उस नदी या झील का पानी सूख गया है या दूसरी जगह पर जहां पे पानी उपलब्ध है, उस पानी की तलाश में वहां जाते थे और ये कारण बन जाता था उनकी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने का। हम 2-3 चीजों पे आज चर्चा करेंगे। 2-3 चीजों जैसे आरंभिक मानव के बारे में हम लोग चर्चा किए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया आरंभिक मानव के बारे में, या वो क्यों इधर उधर जाते थे। दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक की हम जब चर्चा करते हैं तो दूसरे टॉपिक में आता है आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे, क्या कैसे मिलती है, ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। तो आप जानते हैं कि प्रथम दृष्टया यदि हमको किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो या तो किसी के कहे अनुसार या साक्ष्यों के तौर पे देखें तो जो तथ्य लिखे गए हैं उनके द्वारा या उनके प्रमाण के आधार पर हम ये बता पाते हैं कि कौन सी वस्तु किस समय में कैसी थी। पुरातत्वविदों के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो पुरातत्व विभाग है सरकार का, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट या आखेटक, आखेट होता है शिकार करना, आखेटक का होता है आखेट करने वाला, आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों और औजार बनाए और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल, फूल, हड्डियां, मांस काटने या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। तो हमको कैसे पता चला आरंभिक मानव के बारे में? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमको मिली कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनके प्रमाण के आधार पर उन्होंने बताया कि उनका जनजीवन या उनकी जीवन पद्धति या जीवन शैली किस प्रकार की थी। दूसरा है, अब तीसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं हम। तीसरा टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना, रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना। तो सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि रहने की स्थिति कैसे हम पता करते हैं। आर्किटेक्ट क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते थे
और स्थानांतरित होने का कारण क्या था, वह अपने प्रयोग के संसाधनों के उपयोग के बारे में जान लेते थे कि हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं है, या हमारे उपयोग की वस्तुएं यहाँ मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। इसके आधार पर वह क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण यानी जगह के रहने का निर्धारण वो करते थे। लेकिन इसका प्रमाण कैसे मिला है, कुछ ऐसे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जैसे आप ले सकते हैं कि भीमबेटका है, इसका जो स्थान है इसको हम कई वर्गों में देख सकते हैं। जो पूरा स्थल है उसमें भीमबेटका एक जगह का नाम है, भीमबेटका। इस पूरा स्थल में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आखेटक का जीवन कैसा था, या उनकी जगह रहने की जो जगह थी निर्धारित कैसे होती थी। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह कराते थे। जैसे ये बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें इमा गांव है, मुंबई है, गोदावरी नदी का किनारा है, चिरांद है या बुर्ज होम है। इस प्रकार के जो स्थल थे, जैसे कुनरकुल गुफाएं हैं, यह भी एक पूरा स्थल है। कुनरकुल जो गुफाएं हैं एक पूरा स्थल है, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो आखेटक थे वो कहाँ रहते थे। बड़ी चीज आती है इसमें, अब आगे के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि चूंकि हमने बताया आपको कि भीमबेटका और कुनरकुल ये दो पूरा स्थल है, तो इसके बारे में जान लेना कि पूरा स्थल क्या होते हैं, पूरा स्थल किसको कहते हैं। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। किसको कहते हैं कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं पूरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। इन बर्तनों या अपनी वस्तुओं को वहीं छोड़कर वह चले गए। इसी स्थान को हम कहते हैं पूरा स्थल। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी भी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जा सकते हैं, नहीं कहीं पर भी जिस स्थल पे पाए जाते हैं इनको हम पूरा स्थल कहते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले चैप्टर में हम जानकारी देंगे। यहाँ सूक्ष्म जानकारी आपने कि पूरा स्थल क्या होते हैं। अब जो चौथी चीज आती है यहाँ पे वो आती है आग की खोज। आग की खोज के बारे में हम जब पता करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आग की खोज कैसे हुई, इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आग की खोज से लोग क्या सीख पाए, यानी आग की खोज से सीख, इसका क्या नाम ले सकते हैं, आग की खोज से सीख। जैसे जब आग का निर्माण हुआ तो आग के निर्माण से जो आखेटक थे, जो शिकारी थे, उन्होंने क्या सीखा, यानी हम कई बार इसको पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया जाता गया, जैसे या किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए कि बहुत सारा प्रकाश होगा उससे अंधकार मिटेगा और हमें सारी चीजें दिखाई देंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आती है भूनने के लिए, यानी मांस को भूनने के लिए, मांस को भूनने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जैसे यदि हम आग का लौ किसी जानवर को दिखाएं तो वो हमसे दूरी पे जाके खड़ा हो जाएगा, हमारे नजदीक नहीं आएगा, इसलिए इसका उपयोग हम उसकी करते थे। तो इस प्रकार से हम 3-4 पॉइंट्स को देखें कि आरंभिक मानव का जीवन कैसा था, के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, रहने के लिए जगह निर्धारित करना, और आग की खोज से क्या आखेटक ने क्या सीखा,
इसके बारे में हमको जानकारी मिली। आगे जो चर्चा करेंगे हम जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे, बदलती जलवायु के बारे में। आखिर उस समय की जलवायु आग का निर्माण हो चुका था, तो कुछ न कुछ जलवायु के में भी परिवर्तन आएगा। अभी परिवर्तन कैसे आएगा? क्योंकि जब आग का निर्माण हुआ तो आग के निर्माण से जंगल झाड़ियां सब जल गए, तो जाहिर सी बात है कि जो सूर्य का प्रकाश है तो अपने प्रकाश का प्रभाव अधिक दिखेगा। तो उनकी अपेक्षा जंगलों की अधिकता थी। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। बदलाव कैसे आया कि जो धरती का तापमान था वह बढ़ने लगा, यानी गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले जो मैदान बनने लगे, घास वाले जो मैदान बनने लगे, इनमें हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रहने लगे। यानी जलवायु के इससे परिवर्तन क्या आया कि जो बनावट थी, जो संख्या थी, संख्या के प्रकार में बदलाव आने लगा। यानी जो जंतुओं का प्रकार था उसमें क्या हुआ? वृद्धि होने लगी। यानी जलवायु के अनुसार उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। जो इन जानवरों का शिकार करते थे ये तो खाकर घास जिंदा रहते थे, लेकिन जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि वो ये जानकारी प्राप्त करने लगे कि इनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये खाते क्या हैं, इनकी आदतें कैसी हैं। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार न पालने की बात सोचने लगे, न सोच पा रहे हो उस समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे से सीखते सीखते ये हमारे प्रक्रिया में आ गया। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ कि जो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि उस समय की विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ। यानी जलवायु के अनुसार प्रजातियों का विकास, और उससे मानव जो आर्किटेक्ट थे वो सीख करके, उनकी आदतों से परिचित होकर के उनसे सीखने लगे कि हम इनका उपयोग कैसे कर पाए। अब आते हैं 6वें टॉपिक पे, जिसका नाम है खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे जो अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में इन अनाजों में को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था उस समय, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। मतलब उनको ये नहीं पता था कि हमको अनाज कैसे पैदा करना, गेहूं कैसे पैदा करना है, जौ कैसे पैदा करना है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये क्या थे? जलवायु परिवर्तन के अनुसार उगने लगे थे। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि अनाज उगने के साथ जो मनुष्य था उस समय का, वह खुद को पैदा करना, ये कैसे पैदा होते हैं जानते जानते सीख लिया कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं और इनकी पैदावार को सीखना हमारे लिए जरूरी है। इस प्रकार धीरे धीरे वह क्या हो गए? कृषक बन गए। और जब कृषक बन गए तो उनका उपयोग वो आसानी से करने लगे। अब आता है एक नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली अगला टॉपिक है, एक नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो आप क्या समझ पा रहे हैं इसके बारे में कि नवीन जीवन शैली कैसी थी उस समय की? अब नवीन जीवन शैली का विकास कैसे हुआ कि जब जो आखेटक थे वो आखेटकों को ये पता हो गया कि हम जो पहले प्राकृतिक रूप से जो धान गेहूं जो उपज गए थे
उपयोग हम कैसे करें। आप खुद ये सोचिए कि आप एक बीज को बोकर देखिए, आप पाएंगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या 1 साल लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगने लगते हैं तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। ठीक है, लंबे समय तक रहने से क्या होता है, यानी इससे एक और प्रक्रिया का निर्माण हुआ कि जो आखेटक थे उनके बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी अब जो आखेटक खानाबदोश की जिंदगी जीते थे, अब वो क्या करने लगे कि बसने की प्रक्रिया, उनके अंदर एक बसने की प्रवृत्ति, उनको एक बसने की प्रवृत्ति धारण करने लगा, या उनके अंदर आने लगा कि हमको अब एक ही जगह पे रह करके भी हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। या बीज बोने से लेकर आप देखेंगे कि पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा कैसे करना है, जो आज भी हम करते हैं। आप सभी देखते होंगे, किसान के घर के लोग हैं सभी लोग, तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम उसकी देखभाल करते हैं। तो हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम कहीं आए और जाएं। तो उससे क्या हुआ कि वो जो एक खानाबदोश की जिंदगी थी, वह खानाबदोश का जो जीवन था, वह क्या हुआ, धीरे धीरे बसने के प्रकार में परिवर्तित होने लगा। इस प्रकार एक नई जीवन शैली का निर्माण हुआ। यानी जो जीवन शैली की एक खानाबदोश की थी, अब परिवर्तित होकर एक नई जीवन शैली में वह परिवर्तित हो गया, तो बसने की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे। इस प्रकार आखेटक जो थे वो खाद्य संग्रह से भोजन संग्रह तक या खाद्य संग्रह तक क्या करने लगे, वो बढ़ने लगे। कैसे? अब आते हैं जानवर, जो चौथा टॉपिक, इसके बाद वाला टॉपिक है, उस पे है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। चलते फिरते खाद्य भंडार का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर हम जानवरों को देखें तो उससे क्या होता है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई, उनकी जो दर थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और उनकी संख्या बढ़ने के साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा उनको जानकारी प्राप्त हो चुका था, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये उनको पता हो गया कि जो जानवर है वो हमको दूध देंगे और ये हमारे भोजन के लिए उपयोगी हैं। तो यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिल सकता है, यानी उन जानवरों से हमको मांस भी प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी उन्होंने विकसित कर लिया, और उन्हें पता हो गया कि जो जानवर है वो चलते फिरते खाद्य भंडार है हमारे लिए, जो दूध और मांस दोनों हमको दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आता है स्थायी जीवन की ओर, जो अगला टॉपिक है, स्थायी जीवन की ओर। अस्थायी जीवन की ओर हमारे इतिहासकार, हमारे पुरातत्वविद को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के ऐसे निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, जो वर्तमान कश्मीर है। बुर्जहोम जो है एक पुरास्थल है, जो क्या है, कश्मीर में स्थित है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यानी गड्ढों के नीचे क्या बनाते थे, घर बनाते थे, और उन घरों में वो क्या करते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। उन घरों को क्या कहा जाता था, गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, और इसमें उन्हें ठंड के मौसम में से सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह उन्हें मिली है। अब ऐसा लगता है कि जैसे लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ऐसा उनका मानना है। और इससे प्रतीत होता है कि वो अपने एक स्थायी जीवन की ओर रहे होंगे, या अपने एक स्थायी जीवन व्यतीत करते होंगे। यदि कोई व्यक्ति स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करेगा तो वो क्यों घर बनाएगा? इसका प्रमाण हमें मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आखेटक थे वह पहले आखेटक के जीवन से उबर करके खाद्य संग्रह किया और भोजन तक गए, भोजन से अस्थायी जीवन की ओर वह बढ़ गए और एक अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इसका प्रश्न और उत्तर आज ही भेजा जाएगा। आप सभी इसको क्लियर कॉपी में अपने उतार करके, और सभी लोग
इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे।